नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवर्ना में। दोस्तों आज लेकर आए हम एक नई वीडियो जिसमें बात करेंगे 39वीं बीपीएससी के पीटी में पूछे गए हिस्ट्री सेक्शन से जो कुल प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए इससे पिछले वीडियो में हमने 38वीं बीपीएससी 1992 में आयोजित होने वाले जो हुआ था उसके इतिहास विषय से पूछे गए थे उसको देखे थे और उसको हल भी किए थे। तो इस वीडियो में भी हम जो है 39वीं बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए हिस्ट्री विषय से जो कुल प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों उस 39वीं बीपीएससी में जो हिस्ट्री विषय से कुल प्रश्न पूछे गए थे उसकी संख्या कुल 42 थी। तो आज हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। ऑप्शन ए में था ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी था प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी था उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी था आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों हम समझते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है जो पुरातात्विक सिंधु सभ्यता का जो स्रोत है उसमें पुरातात्विक स्रोत और लिखित साक्ष्य जो है दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़े नहीं जाने के कारण जो है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था उसमें है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए में है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी में है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो है उसका होगा ए ब्राह्मण युग, यानी जो है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो उसे ब्राह्मण युग कहा जाता था, क्योंकि उस समय वेदों का अधिक मान्यता था, महत्वता था और उसके कारण उस समय ब्राह्मण का अधिक बोलबाला था, इसलिए उस काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा क्या था, वो है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए में है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, ऑप्शन बी में है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी है वेद एवं मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में हम बता दें कि बोगाज कोई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और इस देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य हैं। यह ईरान में अवस्थित है जो 1400 ईसा पूर्व का है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उसमें वैदिक देवताओं का वर्णन था। तो हम इसमें बताएंगे ऑप्शन ई। तो हम इसका जो है आंसर में हम ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है। आंसर है ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी जो है आपका ऑप्शन है यजुर्वेद। तो इसका ऑप्शन जो है हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जो है मंत्र का जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका हम ऑप्शन लगाएंगे 4। गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख गायत्री मंत्र का उल्लेख ऑप्शन जो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी होगा इसका। फिर है प्रश्न संख्या 5, संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था। यानी संगम युग में जो है
उरियूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए में है मसालों का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी में है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। और ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो दोस्तों इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर दें कि संगम युग में जो है उरियूर कपास अर्थात सूती वस्त्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो इसका ऑप्शन जो है आपको बी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी उइगुर जो है किस लिए विख्यात था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा कपास के व्यापार के लिए जो है यह महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर 6 है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है उपाली। ऑप्शन बी है आनंद। ऑप्शन सी है रघुला भद्र। और ऑप्शन डी है मखली गोसाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा मखली गोसाल। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। उसमें है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? यानी भागवत संप्रदाय जो है उसके विकास में अत्यधिक योगदान किसका है? तो इसका ऑप्शन ए में है दोस्तों पर्शियन। बी में है हिंद यूनानी लोग। सी में है कुषाण। और डी में है गुप्त। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी गुप्त जो है भागवत संप्रदाय के विकास में इसका अत्यधिक योगदान था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। उसमें है आपका किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ऑप्शन ए में है कलिंग अभिलेख। ऑप्शन बी में है आपका अशोक का गिरनार अभिलेख। ऑप्शन डी सी में है रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख। और ऑप्शन डी है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वह हो जाएगा आपको 8 में ऑप्शन सी, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो है चंद्रगुप्त जो था पश्चिम भारत का पहला प्रभाव का वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें गुजरात के गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील बनाए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख में जो है सुदर्शन झील जो है उसको बनाए जाने का उल्लेख है। इससे यह साबित होता है कि यहाँ चंद्रगुप्त का शासन था। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और चलिए अगली प्रश्न पर देखें। तो अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ऑप्शन ए में है मस्की का लघु स्तंभ। ऑप्शन बी में है रुमीन देई स्तंभ। ऑप्शन सी है कीन स्तंभ। और ऑप्शन डी है भाब्रू स्तंभ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन एक मस्की का लघु स्तंभ। यानी प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो उसमें होगा मस्की का लघु स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। चलिए अब प्रश्न देखते हैं 10। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसमें प्रश्न संख्या 10 में कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए में है संगम साहित्य। ऑप्शन बी में है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन सी में है जातक कहानियाँ। ऑप्शन डी में है ये सभी। दोस्तों ये जो स्रोत हैं वो हैं मिलिंद पन्हो जो कि व्यापारिक मार्गों पर मौन हैं। प्रश्न संख्या आपका
11 में पूछा गया था किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ऑप्शन ए में है गुप्त वंश, ऑप्शन बी में है पाल वंश, ऑप्शन सी में है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी में है परिहार वंश। दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 11 का वो हो जाएगा आपका ए गुप्त वंश। तो हम इसमें टिक लगाएंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश जो था मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 जो है उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो यहाँ पर जो गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए थे। जो गुप्त वंश जो है गांवों को अग्रहार कहा जाता था। गुप्त वंश जो गांवों को दान किया गया था उसको अग्रहार कहा जाता था। दान प्राप्तकर्ताओं को इन गांवों का शासन करने तथा कर वसूलने की अनुमति प्राप्त करता था। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई है। तो ऑप्शन ए में है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी में है आपका वैदिक काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का आपका बी उत्तर वैदिक काल में। चलिए प्रश्न संख्या अब हम 13 देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 13 है, उसका ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदूज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन कुबाचा। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 14 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। प्रश्न संख्या 15 में है सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगानी एवं जीतल किन धातु के बने थे। तो ऑप्शन ए में है चांदी तांबा, ऑप्शन बी में है सोना चांदी और तांबा, ऑप्शन सी में है चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी में है सोना जस्ता और तांबा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का एक सल्तनत काल में सिक्के टांका ससगामी एवं जीतल धातु जो है वह चांदी और तांबा से बने थे। प्रश्न संख्या 16 है, 12 मासा की रचना किसने किया था। ऑप्शन ए में है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इमामी, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन डी है रस खान। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी 12 मासा का की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए में है अधिशेष लगाना, ऑप्शन बी में है भू राजस्व, ऑप्शन सी में आपका है बंदरगाहों से आमदनी और ऑप्शन डी है मुद्रा प्रणाली। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जो था वह था आपका भू राजस्व का वसूली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 18 कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए में है आपका उसकी घुड़सवारी सेना, ऑप्शन बी में है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी में है तुलगामा प्रथा और ऑप्शन डी में है अफगानों की आपसी फूट।
दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 18, उसमें हम ऑप्शन देंगे सी, यानी तुलुगमा प्रथा जो था वह पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने की मुख्य कारण था। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया था जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ऑप्शन ए में है आपको गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी में है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी में है शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी में है अकबर। दोस्तों जब्ती प्रणाली जो उपज थी वह था आपको अकबर का, यानी तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी अकबर द्वारा जो है जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया गया था। फिर है ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 में जवाबित का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में है आपका राज्य के कानून से, दूसरा बी में है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, ऑप्शन सी में है टकसाल से संबंधित कानून, ऑप्शन डी में है कृषि से संबंधित कानून। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का आप होगा राज्यों के कानून से, यानी जवाबित संबंध था राज्यों के कानून से। प्रश्न संख्या 21 में था ईरान के शाह और मुगल शाह के बीच झगड़े की जड़ क्या था। ऑप्शन ए में था काबुल, ऑप्शन बी में कंधार, ऑप्शन सी में कुंटूज और ऑप्शन डी में जो है वो गजनी था। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन होगा आपका कंधार। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्या था, तो वह था कंधार, जो कि अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था दो अफसा सिंह अफसा प्रथा किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए में है आपका अकबर, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी में शाहजहां, ऑप्शन डी में है औरंगजेब। तो दो अफसा सिंह अफसा प्रथा की शुरुआत जो है आपको जहांगीर ने किया था। तो हम ऑप्शन आंसर लगाएंगे बी में जहांगीर, यानी जहांगीर ने दो अफसा सिंह अफसा प्रथा की शुरुआत किया था। प्रश्न संख्या 23 है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए में है मराठा भूराजस्व प्रथा, ऑप्शन बी में है तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन सी है कुतुबशाही प्रशासन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी मराठा भूराजस्व व्यवस्था। मराठा भूराजस्व व्यवस्था, तो हम ऑप्शन इसमें लगाएंगे मराठा भूराजस्व व्यवस्था में। चलिए प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। 24वें प्रश्न था भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों इस सवाल पर जो है इस प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में है बंगाल की हुगली, ऑप्शन सी में है अमरकोट और ऑप्शन डी में आपका है सूरत। तो दोस्तों अंग्रेज़ों जो है वह अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, वह था सूरत में। 1612 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना किया था, जो कि सबसे अधिक चर्चित प्रश्न है, जो बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए अगले प्रश्नों को बात करते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की। दोस्तों रामोसी कृषक जो एक आंदोलन था रामोसी, उसका जत्था किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए में है आपका न्यायमूर्ति रनाडे, ऑप्शन बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था था उसकी स्थापना आपको वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। तो ऑप्शन में हम लगाएंगे वासुदेव बलवंत फड़के। अगली प्रश्न देखते हैं। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर
एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन ए में आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी में है लॉर्ड मिंटो। तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड रिपन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अगली प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यानी अमेरिका में जो है वह फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है रामनाथ पुरी, दूसरी ऑप्शन है जी.डी. कुमार, ऑप्शन सी में है लाला हरदयाल और ऑप्शन डी में है तारक नाथ दास। दोस्तों अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत जो है वो ऑप्शन डी तारक नाथ दास ने किया था। तो हम लगाएंगे तारक नाथ दास में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारक नाथ दास। अगली प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति जो था उसका छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? उसमें आपको है ए में लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी है कामागटा मारो की घटना, ऑप्शन सी है प्रथम महायुद्ध की शुरुआत, ऑप्शन डी है करतार सिंह सराभा की फांसी। इसका ऑप्शन होगा प्रथम महायुद्ध की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी में। अगली प्रश्न है आपका 29 में, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए में है कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी में है आपका वर्ष 1920 का मुंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी में है वर्ष 1918 में होने वाला प्रथम यूपी किसान सभा, ऑप्शन डी में है वर्ष 1938 में नागपुर का संयुक्त AITC और NTU सभा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि होम रूल असमर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति की सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो है वह जो है कांग्रेस का वर्ष 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें इसने किया था। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। अगली प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए में है आपका दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी में है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी में है वेलेंटाइन सिरोल। तो इस इंडियन अर्नेस्ट के लेखक जो था वेलेंटाइन सिरोल था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या जो है 31, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों 1917-18 के जो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह था, आंदोलन जो था, उसमें जो है मजदूरों ने हिस्सा लिया था और वह आंदोलन जो था वह मजदूरों के सहयोग करने के लिए गांधी जी द्वारा वह आंदोलन किया गया था। प्रश्न संख्या 32 में है, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुई थी? तो 1920 के जो खिलाफत कमेटी की सभा जो है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी कराची। तो इस यह सभा जो हुआ था आपको वह इलाहाबाद में हुआ था 1920 में। तो हम ऑप्शन लगाएंगे सी। अगली प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए में है सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी में है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है सत्याग्रह की समाप्ति
और ऑप्शन डी है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपको, वो आंदोलन, एक आंदोलन जो हुआ था वह अंग्रेज़ों को लगान बंद करना के लिए हुआ था। तो ऑप्शन ए होगा सरकार को लगान देना बंद करना। अगली प्रश्न जो है वो है आपको 34 में, इसमें है कि नाय धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए में है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। वो कहाँ? ऑप्शन बी में है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। फिर ऑप्शन सी में है आपका जमींदारों और गांवों के निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। ऑप्शन डी में है निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आपका आंसर किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो हम इसमें ए में टिक लगाएंगे। अगली प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी में है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी में है भगत सिंह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है 35 का आपका हो जाएगा बी, और डॉक्टर मोहन सिंह जो है INA की स्थापना किया था। चलिए अगली प्रश्न है आपका, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ऑप्शन ए में है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी में है कार्यकारिणी कमेटी 1942, ऑप्शन सी में है कार्यकारिणी कमेटी 1945, ऑप्शन डी में है कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो भू राजस्व की भू स्वामित्व को समाप्ति करने की नीति जो है कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में जो है अपनाई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1937 में अपनाई थी। फिर प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। यानी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है वह कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1807 से 1808 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1820 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1858-59 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1889 ईस्वी में। तो दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है वो 1820 में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, उसमें है प्रश्न संख्या 38 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन ए में है इराजदारी, ऑप्शन बी में है तिनकठिया, ऑप्शन सी में है जिनमिस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था वह वहाँ पर किसानों को जो तिनकठिया व्यवस्था था नील की खेती उपजाने के लिए, यानी अर्थात तिनकठिया मतलब 3 कट्ठा में 1 कट्ठा जो उसको नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था, इसलिए किसान आंदोलन जो था वहाँ पर इसी के विरुद्ध में उन्होंने गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और उसका मुख्य कारण जो था वह तिनकठिया व्यवस्था था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तिनकठिया व्यवस्था। अगली प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। दोस्तों 39 में जब उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो इसमें ऑप्शन आपका है संथाल, बी में है कच्छ नागा द्वारा, ऑप्शन सी में है कोल, और ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो इसको उलगुलान विद्रोह जो था वह आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रश्न संख्या 39 का डी में बिरसा मुंडा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या है 40 में मुंगेर का बरही या ताल
विद्रोह का उद्देश्य क्या था, यानी मुंगेर में जो बरहिया ताल विद्रोह जो था वह किस उद्देश्य से किया गया था। ऑप्शन ए में है आपका बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी में है मुसलमान किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी में है जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और ऑप्शन डी में है वर्ग युद्ध की शुरुआत। तो दोस्तों 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए यह विद्रोह जो हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। आप अगली प्रश्न जो है उसमें है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, यानी बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है इस बार भी आपको 66वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, कि बंगाल बिहार जो है अलग राज्य कब बना था। लेकिन यही प्रश्न यहाँ घुरा कर किया है कि प्रश्न संख्या 41 में बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। दोस्तों बंगाल जो है बिहार से अलग 1912 ईस्वी में हुआ था। 1911 में जो इसका प्रस्ताव लाया गया था और पूर्ण रूप से 1912 में अलग हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1912। चलिए अगली प्रश्न आप देख रहे हैं। अगली प्रश्न है आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वर्ष 1917 में हुआ था। वर्ष 1917 में हुआ था। इसका ऑप्शन लाएंगे वर्ष 1917, यानी वर्ष 1917 ऑप्शन नंबर बी 42 का आंसर होगा बी। दोस्तों हमने आज देखा कि 39वीं बीपीएससी में जो हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए प्रश्न थे वह कैसा प्रश्न पूछा गया था 39वीं बीपीएससी के पीटी में, और उसका क्या क्या सॉल्यूशन था, क्या क्या आंसर था, उसके बारे में आज क्वेश्चन आंसर देखे हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके हम डिस्क्रिप्शन में 38वीं बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हम डाल देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।